My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों में होंगे और अपने घरों में रह करके अपने अध्ययन कार्य को अच्छे से कर रहे होंगे। आप अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग इस कक्षा में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे कि रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट या जिसको हम लोग स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, क्या होता है, अर्थात श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक क्या होता है और इसके बारे में हम जानेंगे। इसके फार्मूला को जानेंगे कि इसका फार्मूला क्या है और इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग एक उदाहरण लेकर के इस पे बेस्ड जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अर्थात हम लोग जो है एक उदाहरण लेकर के एक एग्जाम्पल के द्वारा श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। आज का एक क्लास स्टार्ट किया जाए उससे पहले आप सभी भाइयों और बहनों में से, आप सभी मित्रों साथियों में से और प्यारे विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से प्राप्त हो जाए, आपके अध्ययन कार्य में किसी प्रकार की बाधा ना हो, आप हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से देख सकें। तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट या इसी का नाम है स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट, जिसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक। प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी जो वेरिएबल होते हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल या चर होते हैं जिनका मेजरमेंट करना, जिनका मापन करना इंटरवल लेवल या इंटरवल स्केल पे या अनुपातिक स्तर या रेशियो लेवल या रेशियो स्केल पर संभव नहीं होता। तो विद्यार्थियों, कुछ ऐसे चर होते हैं, कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जिसको हम लोग अंतरित स्तर पर या अनुपातिक स्तर पर जिसका हम मापन नहीं कर पाते, जिसे हम इंटरवल लेवल या इंटरवल स्केल या रेशियो लेवल या रेशियो स्केल पर जिसका हम मापन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उन चरों को, उनका मापन हम ऑर्डिनल स्केल या ऑर्डिनल लेवल या माप उस क्रमित स्तर में उसका हम मापन करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे एक एग्जाम्पल है कि साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को क्रम देना। यदि हम इंटरव्यू में जो है छात्रों को नंबर दे रहे हैं तो उसमें हमको यदि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से कुछ करना है तो वहाँ पर जो है हम जब छात्रों को नंबर देते हैं तो वहाँ पे जो नंबर होता है वो नंबर जो है इंटरवल स्केल पर या रेशियो स्केल पर नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर जो छात्रों को इंटरव्यू में जो नंबर दिया जाता है वो ऑर्डिनल लेवल या मापन के क्रमित स्तर पर नंबर होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ पर जो है चरों का अंकन या चरों का मापन जो है क्रमित स्तर पर या ऑर्डिनल लेवल या ऑर्डिनल स्केल पर किया जाता है, वहां पर हम जो है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक का प्रयोग दो क्रमित स्तर पर मापित चरों के मध्य सहसंबंध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लियर हो गया कि श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक जो है इसका प्रयोग जो है हम लोग दो ऑर्डिनल लेवल पे जो क्रमित स्तर पे जो चरों का मापन होता है उनका जो है उनके बीच में सहसंबंध या कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक का प्रयोग करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस विधि का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था, इसलिए इस विधि को हम लोग स्पीयरमैन सहसंबंध विधि भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसका जो प्रतिपादन है वो चार्ल्स
चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। इसीलिए इस विधि को हम लोग स्पीयरमैन सहसंबंध विधि या स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड कहते हैं। और इस विधि के द्वारा जो हमको कोफिशिएंट प्राप्त होता है, सहसंबंध गुणांक प्राप्त होता है, उस सहसंबंध गुणांक को हम लोग स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ यह स्पष्ट हो रहा है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको हम लोग स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं, और जो श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दो चर जो है ऑर्डिनल लेवल पे या क्रमित स्तर पर मापित किए गए हैं। इसको हम लोग स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट या स्पीयरमैन कोरिलेशन मेथड इसलिए कहते हैं कि उसकी इस विधि का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। चलिए दोस्तों आगे चलें। स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग लैटिन अक्षर रो से व्यक्त करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एक कोरिलेशन कोफिशिएंट है स्पीयरमैन का, इसको व्यक्त करने के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं। इसको ऐसे बनाते हैं, इसको हम लोग रो कहते हैं। रो के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। ये एक लैटिन वर्ड है। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक जो होता है, उसको हम लोग रो के सिंबल से व्यक्त करते हैं। उसको एक लैटिन अक्षर है, लैटिन सिंबल है, लैटिन लेटर है, जिसको हम लोग रो कहते हैं। उसके द्वारा हम लोग स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट को व्यक्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक होता है, यह ज़्यादा उपयुक्त होता है जब जो हमारे डेटा हो स्मॉल हो, अर्थात जो साइज हो, पॉपुलेशन हो, वो 30 हो या उससे कम हो। जब जो है हमारा जो डेटा होता है, जो साइज होता है, छात्रों की संख्या होती है, वो जो है छोटे होते हैं, 30 से कम होते हैं, तो यह विधि बहुत ही अधिक उपयुक्त होती है। अर्थात जो श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक है या स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक है, ये ज़्यादा उपयोगी होता है जब हमारे पास जो आंकड़े हों, डेटा हो या छात्रों की जो संख्या हो, जिनके बीच में कंपेरिजन करना हो, जिनके बीच में हमको सहसंबंध देखना हो, यदि उनकी संख्या अर्थात n जो है वो हमारा कम होता है, 30 या उससे कम होता है, तो यह विधि ज़्यादा उपयुक्त होती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कि श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट को ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका फार्मूला ध्यान दीजिए कि स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक या जिसको हम लोग रो भी कहते हैं, वह बराबर होता है 1 - 6 समेशन d स्क्वायर बाई n विद इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। तो प्रिय विद्यार्थी, इस फार्मूले को, इस सूत्र को आप लोग हमेशा याद रखिए कि स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक या रो का बराबर होता है 1 - 6 समेशन d स्क्वायर बाई n विद इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। जहां पर प्रिय विद्यार्थियों जो हमारा समेशन d स्क्वायर होता है, ये होता है दोनों क्रमों के अंतरों का योग, अर्थात d जो होता है वो जो दो क्रम होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, d फॉर डिफरेंस, अर्थात जो अंतर से है, और n जो है हमारा कुल छात्रों की संख्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो समेशन d स्क्वायर होता है वो समस्त क्रमों के अंतरों का योग होता है, और जबकि जो n होता है वो कुल छात्र संख्या होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग आगे जो है इस पर बेस्ट एक उदाहरण के द्वारा इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे और भी अधिक ये क्लियर हो जाएगा कि समेशन d स्क्वायर क्या होता है और समेशन d स्क्वायर क्या होता है और n क्या होता है। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ जो समेशन d स्क्वायर होता है एक क्रमों के अंतरों के वर्गों का योग होता है, क्रमों के अंतरों के वर्गों का योग। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो समेशन d स्क्वायर है प्रिय विद्यार्थियों, ये है क्रमों के अंतरों के वर्गों का योग, क्योंकि यहाँ पे d स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो अर्थात समेशन d स्क्वायर हुआ क्रमों के अंतरों के वर्गों का योग। जबकि जो हमारा n होता है वो जो है n है कुल छात्र संख्या। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जो समेशन d स्क्वायर है वो है क्रमों के अंतरों के वर्गों का योग, वर्गों का योग, इसको ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, वर्गों का योग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन, अब इस पे बेस्ड हम लोग जो है प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम होगा, जो उदाहरण होंगे या जो समस्याएं आएंगी, हम लोग गणना कैसे करेंगे, अर्थात श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक में हम लोग जो है सहसंबंध गुणांक कैसे निकालेंगे, उसके स्टेप्स क्या है, इसको देखते हैं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग जो दो वेरिएबल होते हैं, दो चर होते हैं, उनमें से एक चर को प्रिय विद्यार्थियों हम लोग x मान लेते हैं, एक चर को x मान लेते हैं और दूसरे चर को हम लोग y मान लेते हैं। अर्थात एक चर को x और दूसरे चर को हम लोग y मान लेते हैं, पहला स्टेप। फिर सेकंड स्टेप है प्रिय विद्यार्थियों कि x चर के प्राप्तांकों को हम लोग Rx तथा y चर के प्राप्तांकों को हम लोग Ry द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो x चर के प्राप्तांक होंगे उनको हम लोग Rx और जो y चर के प्राप्तांक होंगे उनको हम लोग Ry द्वारा व्यक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, वो क्या है कि जो प्राप्तांक होते हैं, प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार हम लोग अलग अलग क्रमबद्ध किया जाता है। जैसे जो सबसे बड़ा प्राप्तांक होता है उसको हम लोग 1, उससे छोटे प्राप्तांक को 2 और इसी प्रकार सभी प्राप्तांकों को हम लोग 3, 4, 5 क्रम दे देते हैं। और जो सबसे छोटा प्राप्तांक होता है वह ठीक वही क्रम प्राप्त करता है जितने की कुल छात्र अर्थात n होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग R फॉर रैंक होता है, रैंक मतलब जब इनका हम श्रेणी क्रम देने लगेंगे तो वहाँ पे ध्यान देना है कि जो प्राप्तांक हाईएस्ट होगा, उच्चतम होगा, जो सबसे अधिक जिसका मान होगा उसको हम E1 देंगे, उसके बाद उससे जो कम होगा उसको 2, उससे भी जब जो कम होगा उसको हम 3 देंगे। इस तरह से उसको हम लोग रैंकिंग देते हैं, उसको हम लोग श्रेणी क्रम देते हैं। अर्थात आप ध्यान दीजिए कि इसको जो हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, अर्थात जो सबसे बड़ा है उसको 1, उसके बाद जो है उससे जो छोटा है 2, उससे बाद उससे जो छोटा है उसको 3, इस तरह से हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। और जो सबसे छोटा प्राप्तांक होगा प्रिय विद्यार्थियों, जो सबसे छोटा प्राप्तांक को उसको वही रैंक मिलेगा, वही ऑर्डर मिलेगा जितना कि n होगा, अर्थात समूह में जितने छात्र होंगे सबसे छोटे वाले प्राप्तांक को वही रैंक या वही ऑर्डर मिलता है। चलिए आगे बढ़ें। प्रत्येक छात्र या व्यक्ति द्वारा प्राप्त Rx तथा Ry के द्वारा हम लोग D प्राप्त कर लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हमको Rx पता चल जाएगा और Ry पता चल जाएगा तो दोनों के बीच जो अंतर होगा ये होगा D, अर्थात D इज इक्वल टू Rx माइनस Ry। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ये जो सिंबल है वो माइनस का सिंबल नहीं होता है बल्कि डिफरेंस का सिंबल होता है कि Rx में से Ry या Ry में से Rx। अर्थात यदि Rx बड़ा है, Ry छोटा है तो Rx में से Ry घट जाएगा, या इसके विपरीत Ry बड़ा है, Rx छोटा है तो Ry में से Rx घट जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखें तो यदि Rx जो है 3 है और Ry जो है 5 है तो यहाँ पे D का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह यदि प्रिय विद्यार्थियों Rx जो है 7 है और Ry जो है 10 है तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर भी जो मान आएगा वो मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अर्थात दोनों के बीच क्या अंतर हमको यह देखना है, यह हमको नहीं देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सिर्फ हमको यह देखना है कि जो Rx और Ry अर्थात दोनों की जो रैंक होते हैं उसमें जो बड़ा होगा, जिसका रैंक अधिक होगा, उसमें से हमको छोटे वाले रैंक को घटा लेना है। ये हमें नहीं ध्यान देना है कि Rx में से Ry घटाना है या Ry में से Rx घटाना है, हम दोनों में से किसी को घटा सकते हैं। बस हमको ये देखना है किसका रैंक अधिक है, जो अधिक होगा उसमें से हमको कम को घटा देना है। यदि Rx अधिक है तो हम उसमें से Ry घटा देंगे, और यदि Ry अधिक है तो हम उसमें से Rx घटा देंगे। जैसे इस उदाहरण में देखिए प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस उदाहरण में यहाँ पे Ry अधिक था तो हमने Rx को घटा दिया जिसका उत्तर आ गया 2। और दूसरे उदाहरण में देखिए यहाँ पर भी जो है Rx अधिक है और Ry जो है Rx कम है, Ry अधिक है तो यहाँ पर भी हमने घटा दिया तो उत्तर आ गया 3। यदि इसके विपरीत जो है Rx 10 हो जाए और Ry जो है 8 हो जाए, इस तरह से देखिए विद्यार्थियों, यदि Rx 10 हो Ry 8 हो तो यहाँ पर भी जो डिफरेंस आएगा वो 2 का अंतर आएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये क्लियर हुआ कि D हम कैसे ज्ञात करेंगे। D की अभिप्राय क्या है, Rx और Ry के बीच में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको हम लोग D के द्वारा व्यक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। प्रत्येक D का वर्ग करके D स्क्वायर प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो D आया रहेगा उस D के द्वारा हम लोग जो है उसका स्क्वायर कर लेंगे, उसका हम वर्ग करके हम D स्क्वायर की गणना कर लेते हैं। तो D स्क्वायर ऐसे आ जाएगा कि Rx माइनस Ry बराबर D, और जो D का मान होगा उसको हम लोग स्क्वायर करके D स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे। फिर विद्यार्थियों
जो डी स्क्वायर होगा इसका हम लोग योग करेंगे, डी स्क्वायर का योग करके हम समेशन डी स्क्वायर निकाल लेंगे। अर्थात समेशन डी स्क्वायर क्या होगा, जो डी स्क्वायर के कॉलम में जितने भी मान आए होंगे उन सभी को हम जोड़ लेंगे और उससे हमको समेशन डी स्क्वायर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक उदाहरण है दोस्तों, एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या जो स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना की जाती है। आपके सामने एक प्रश्न है कि 10 छात्रों के हिंदी तथा इतिहास परीक्षणों पर सारणी में दिए गए प्राप्तांकों के बीच श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। यहाँ पे विद्यार्थियों 10 छात्र हैं, उनके हिंदी के नंबर और इतिहास के नंबर दिए हुए हैं और कहा जा रहा है कि जो हिंदी परीक्षण के प्राप्तांक हैं और इतिहास परीक्षण के प्राप्तांक हैं, इन दोनों के बीच आप रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट या स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना कीजिए, उसको कैलकुलेट कीजिए। प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे देखिए छात्र संख्या 1 से लेकर 10 तक है, अर्थात 10 छात्र हैं। हिंदी के प्राप्तांक दिया हुआ है 10, 13, 15, 14, 16, 20, 9, 8, 12 और 11। इसी तरह जो है इतिहास का प्राप्तांक दिया हुआ है 12, 11, 19, 17, 9, 16, 10, 14, 13 और 15। तो प्रिय विद्यार्थी ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, है हमारा सवाल हो गया। अब इसके आधार पर हमको जो है स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना करनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था स्टेप्स में कि पहला स्टेप क्या होगा कि हम एक चर को x तथा दूसरे चर को y से व्यक्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं इसको सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले कॉलम बना लेंगे, टेबल बनाएंगे। उसमें जो है एक कॉलम छात्र संख्या, दूसरा हिंदी का प्राप्तांक और तीसरा इतिहास का प्राप्तांक, उसको हम लिख लेंगे। छात्र संख्या 1 से लेकर 10 तक लिख लिया हमने और फिर हिंदी के जो नंबर्स हैं उसको भी हम लिख लिया 10, 13, 15, 14, 16, 20, 9, 8, 12, 11। इसको हम प्रश्न से ही उतार लेंगे, क्वेश्चन से उतार लेंगे। इसी तरह से हम इतिहास का जो नंबर है उसको भी हम आसानी से नोट कर सकते हैं कि पहले छात्र का 12, दूसरे का 11, तीसरे का 19। इस तरह से हम पूरा इतिहास के प्राप्तांक को भी लिख लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो प्रश्न में डेटा दिए गए हैं उसी को हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया है। अब चलिए असली चीज जो सोल्यूशन है, हल में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप है कि एक चर को हम लोग x से व्यक्त करते हैं और दूसरे चर को हम लोग y से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो हमारा हिंदी का प्राप्तांक है वो x है और जो इतिहास का प्राप्तांक है वो y है। चलिए देखते हैं आगे। अब जो हिंदी का प्राप्तांक जिसको हम लोगों ने x माना है, तो इसके सापेक्ष अब हम लोग जो सेकेंड स्टेप है उसको हम लोग rx की गणना करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों हिंदी का प्राप्तांक x है और उसके सापेक्ष हमें rx की गणना करनी है। तो rx के अभिप्राय है रैंक। रैंक का मतलब ये हुआ कि हमने आपको बताया है कि रैंक से अभिप्राय है कि जिसका जो प्राप्तांक हाईएस्ट होगा उसका रैंक 1 होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों जो हिंदी के प्राप्तांक ये देखिए, इस सारे प्राप्तांकों में से देखिए कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, जो हाईएस्ट प्राप्तांक कौन सा है, सबसे उच्च प्राप्तांक क्या है प्रिय विद्यार्थियों 20 है। तो 20 को क्या हो जाएगा, रैंक 1 मिल जाएगा। फिर इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि सबसे हाईएस्ट रैंक क्या है 20 के बाद। तो 20 के बाद दोस्तों 16 है, तो 16 को क्या मिल गया, रैंक 2 मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों हम लोग जो बाकी की रैंकिंग कर लेंगे। तो 16 के बाद प्रिय विद्यार्थियों जो सबसे उसके बाद जो रैंक है प्राप्तांक को 15 है, तो 15 को हम लोगों ने 3 रैंक दे दिया। फिर इस कॉलम में देखिए 15 के बाद क्या है प्रिय विद्यार्थियों, तो 15 के बाद 14 है, 14 है, तो उसको हमने 4 रैंक दे दिया। 14 के बाद प्रिय विद्यार्थियों क्या है, 13 है, तो 13 को हमने 5 रैंक दे दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों तुम ध्यान दीजिए, एकदम आराम से क्या करना है कि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। जो सबसे बड़ा है 20 है, तो 20 को 1, उसके बाद 16 है तो 16 को 2, फिर 15 है तो 3, 14 है तो 4 और 13 को 5। फिर इसी तरह हम लोग आगे भी रैंक देते चलेंगे। आगे दोस्तों देखिए हम लोग ने 5 तक कर लिया। फिर 13 के बाद क्या आया, 12। तो 12 को हमने क्या दे दिया, रैंक 6। और 12 के बाद कौन सा प्राप्तांक आएगा, 11। तो 11 को हमने क्या रैंक दे दिया, 7 दे दिया। प्रिय विद्यार्थियों यदि कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। और इसी तरह से हम पूरा RX का गणना कर लेंगे। हम लोग 7 तक कर लिए थे। अब 11 के बाद देखिए दोस्तों
10 है तो 10 को हमने रैंक दे दिया 8, और उसके बाद 10 के बाद क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, 10 के बाद 9 है तो 9 को हमने रैंक दे दिया 9, और 9 के बाद क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, 9 के बाद आएगा 8, 8 को रैंक दे दिया 10। यहां पे ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, जो सबसे लोवेस्ट प्राप्तांक है उसको कौन सा रैंक मिला है, जो यन अर्थात जो छात्रों की संख्या है, जो हमारा यन है, यन कितना है, यन इज इक्वल टू 10, और वही रैंक मिल रहा है जो सबसे छोटा प्राप्तांक है, उसको हम रैंक मिला क्या, 10। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो सबसे छोटा प्राप्तांक होता है उसको कौन सा रैंक मिलता है, जो छात्रों की संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया RX का। अब इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों हम लोग जो है रैंकिंग करेंगे इतिहास के प्राप्तांक को। इतिहास के प्राप्तांक को हमने मान लिया था y, तो यहाँ पे y में अब इसमें देखिए कि जो सबसे हाईएस्ट प्राप्तांक कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट है प्रिय विद्यार्थियों 19, तो इसको हमने रैंक दे दिया 1। फिर उसके बाद 17 है तो उसको हमने रैंक दे दिया 2, और फिर देखिए 17 के बाद कौन सा है प्रिय विद्यार्थियों, तो 16 है तो 16 को हमने दे दिया 3। तो दोस्तों इस तरह से हमको रैंक देते हुए आगे बढ़ना है। फिर ध्यान दीजिए इसके बाद जो है 16 के बाद कौन सा है, 14 है, तो 14 को हम प्रिय विद्यार्थियों गलत, 16 के बाद कौन सा है 15, तो 15 को हमने दे दिया 4, 15 के बाद कौन सा है 14, 14 तो उसको हमने दे दिया 5, और फिर उसके बाद क्या आएगा 13, तो 13 को हमने दे दिया 6। तो इस तरह से रैंकिंग हम लोग आसानी से कर लेंगे, बस ध्यान देना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ते जाना है। हम लोगों ने कहां तक कर लिया था 13 तक, 13 को हमने दिया 6 दिया। इसके बाद दोस्तों देखिए इसमें कौन सा सबसे कम है, तो 13 के बाद 12, 12 को रैंक मिल गया 7, 12 के बाद 11 तो उसको रैंक मिल गया 8। फिर 11 के बाद प्रिय विद्यार्थियों क्या आएगा, 11 के बाद 10 आएगा, तो इसको मिल जाएगा आपको 9 रैंक मिल जाएगा। आगे देखिए 11 के बाद जो है 10 है तो 10 को 9 रैंक मिल गया, और इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों सबसे जो लोवेस्ट प्राप्तांक है वो 9 है, और 9 को क्या मिल गया 10 रैंक मिल गया। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों देखिए जो सबसे लोवेस्ट प्राप्तांक है उसको क्या रैंक मिला 10, 10 क्या है n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ध्यान देना है प्रिय विद्यार्थियों कि जो सबसे छोटा प्राप्तांक होता है उसको वही रैंक मिलेगा जो हमारा n होगा अर्थात छात्रों की संख्या होगी। यदि हम लोग y के बारे में देखें इतिहास प्राप्तांक में, तो यहाँ पे जो 9 है इसको सबसे छोटा प्राप्तांक है, इसको रैंक मिला 10। और इसी तरह से यदि हम लोग हिंदी प्राप्तांक x की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे छोटा प्राप्तांक है 8 और इसको रैंक मिला 10 जो कि छात्रों की संख्या है। तो दोस्तों इस तरह से रैंकिंग हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब निकालेंगे प्रिय विद्यार्थियों डी। अब डी हमने आपको बताया था कि डी का अभिप्राय क्या है, डी इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई। यहाँ माइनस नहीं बल्कि आर एक्स और आर वाई के बीच का डिफरेंस देखना होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों पहले हम देखिए आर एक्स 8 और आर एक्स 8 है और आर वाई 7 है, तो दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया 1। फिर दूसरे में देखिए आर एक्स 5 और आर वाई 8, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या, अंतर क्या, तो यहाँ पे हम 8 माइनस 5 करेंगे तो आ गया 3। फिर जो है आर एक्स 3 और आर वाई 1 है तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। फिर अगले में देखिए तो 4 माइनस 2 हो गया 2। यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे आर वाई अधिक है आर एक्स कम है, तो 10 माइनस 2 हम करेंगे वो आ गया 8। इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पे देखिए आर एक्स 1 और आर वाई 3, तो डिफरेंस क्या आ गया 2। फिर अगला है यहाँ पे 9 और माइनस 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया 0 का। फिर अगला है प्रिय विद्यार्थियों आर एक्स 10 आर वाई 5, तो डिफरेंस कितना हो गया 10 माइनस 5 बराबर 5। फिर अगले में दोस्तों देखिए यहाँ पे भी रैंक आर एक्स का 6 है आर वाई का भी 6 है, तो क्या हो गया डिफरेंस 0। और इसी तरह अंत में देखिए यहाँ पे आर एक्स है 7 और आर वाई है 4, तो डिफरेंस क्या हो गया प्रिय विद्यार्थियों 3। तो इस तरह से हम प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोगों ने आर एक्स माइनस आर वाई करते हुए डी की गणना कर ली, तो ये हमारा आ गया डी फॉर डिफरेंस। अब हम लोग प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे, आगे हम लोग जो है गणना करेंगे डी स्क्वायर की। तो डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे प्रिय विद्यार्थियों, डी स्क्वायर आराम से निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 3 जा 9, 2 का 2 2 जा 4, 2 का 2 2 जा 4, 8 का इसी तरह 8 8 जा 16। फिर इसी तरह आगे हम बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 2 जा 4, 0 है तो 0
का, जीरो में जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो ही आएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और जीरो का स्क्वायर जीरो, और 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों, हमारा डी स्क्वायर निकल गया। अब प्यारे दोस्तों हमको क्या निकालना है, समेशन डी स्क्वायर। तो समेशन डी स्क्वायर के लिए ये जितने प्राप्तांक हैं इनको हमें जोड़ देना है। जोड़ दीजिए, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 और 5 31, 31 और 9 क्या आ जाएगा 40, 40 के हो गया दोस्तों। 0 और 4 हमारा बचा है, और 6 तो 8, और 8 और 4 12, तो 120 आएगा। आगे देखिए, तो इस तरह से जो समेशन डी स्क्वायर आ गया दोस्तों, कितना आ गया 120 या 120। प्रिय विद्यार्थियों अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, समेशन डी स्क्वायर निकाल लिया। समेशन डी स्क्वायर कितना आया 120। अब प्रिय विद्यार्थियों एक बार फिर से रिवाइज कर दें हम आपको कि हमने क्या किया कि सबसे पहले जो हिंदी का प्राप्तांक था उसको x माना, उसके नंबर्स लिख लिए। फिर इतिहास के प्राप्तांक को y माना, उसके नंबर लिख लिए। फिर इसकी रैंकिंग की तो RX आ गया, और y इतिहास के प्राप्तांक की रैंकिंग की तो RY आ गया। फिर दोनों RX और RY के बीच का अंतर देखा तो हमने D निकाला, और उसके बाद जो D निकल गया उसका हमने स्क्वायर किया तो हमें D स्क्वायर मिल गया। और D स्क्वायर को पूरा जोड़ने के बाद हमको समेशन D स्क्वायर मिल गया, जो कि जिसका मान है 120। अब प्रिय विद्यार्थियों हम लोग सीधे सीधे फार्मूले पे चलते हैं, और फार्मूले में देखिए फार्मूला है सिग्मा इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर बाई एन, और एन स्क्वायर माइनस 1। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे जो 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर, तो समेशन डी स्क्वायर का मान देखिए आपके पास यहाँ पे उपलब्ध है। क्या है, समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 120, और एन मीन्स छात्रों की संख्या। तो एन कितनी प्रिय विद्यार्थियों 10 है, तो एन कितना हो गया 10। तो देखिए जो फार्मूले में हमको समेशन डी स्क्वायर चाहिए, समेशन डी स्क्वायर 120, एन चाहिए तो एन इक्वल टू 10। तो फार्मूले में मान रख दीजिए। जब हम लोग फार्मूले में मान रखेंगे तो हो जाएगा रो इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू 120, कहाँ से आया ए वाला मान, और 10 और 10 स्क्वायर माइनस 1। तो 10 क्या है, ये छात्रों की संख्या एन है। तो 10 10 स्क्वायर माइनस 1, इसको प्रिय विद्यार्थियों सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो 12 6 72, 72 100 माइनस ये 10 स्क्वायर होगा 100 माइनस 1 99, ये हो जाएगा 990। अब इसको प्रिय विद्यार्थियों सॉल्व कर दीजिए आप लोग, तो ये कट जाएगा, और इसका जो हम मान आएगा वो मान प्रिय विद्यार्थियों सॉल्व करने के बाद आएगा 0.27। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे हमारा आ गया स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल टू 0.27, और जो मान क्या है दोस्तों प्लस में है, अर्थात ये सकारात्मक मान है, पॉजिटिव मान है। तो स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों प्लस 0.27। यदि इसकी हमको व्याख्या भी करनी होगी तो हम लोग कह देंगे कि स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज लो पॉजिटिव कोरिलेशन, देयर इज लो पॉजिटिव कोरिलेशन, या स्कोर ऑफ मैथ्स एंड हिस्ट्री आर लो पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अर्थात जो है हिंदी के प्राप्तांक तथा इतिहास के प्राप्तांक एक दूसरे से जो है लो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, या फिर इसको हम लोग कहेंगे कि निम्न धनात्मक रूप से सहसंबंधित हैं। चूंकि इसका मान जो है रो का मान आया 0.27, और वह मान जो है 0.20 से लेकर के 0.40 के बीच में है, तो यह क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों निम्न धनात्मक सहसंबंध है या लो पॉजिटिवली कोरिलेशन है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम लोग स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमको जो है x निकालना, फिर y निकालना, फिर rx, फिर ry, और उसके बाद डिफरेंस निकाल लेना, उसके बाद डी स्क्वायर, और उसके बाद समेशन डी स्क्वायर, और अंत में फार्मूले में सभी मान रख देने हैं, और उसके बाद हम लोग रो या स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना आसानी से कर लेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों हमें पूरा यकीन है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है, इस होमवर्क को आप करिएगा, और इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने आंसर को कमेंट में जाकर के आंसर को लिखिएगा।
आपका आंसर सही है या गलत है उसको रिप्लाई के द्वारा बताया जाएगा। प्रश्न है कि 12 छात्रों के गणित तथा विज्ञान परीक्षणों पर सारणी में दिए गए प्राप्तांकों के बीच श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। जिसमें छात्र हैं 12, गणित का प्राप्तांक दिया हुआ है 40, 45, 50, 35, 55, 47, 28, 65, 57, 68, 20 और 60। और साइंस का प्राप्तांक दिया हुआ है 45, 50, 40, 46, 49, 58, 32, 68, 60, 62, 25, 57, 56। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो है इसमें श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट की गणना करनी है। तो जो हमने स्टेप बताया उस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आप इसकी गणना कर लेंगे। और इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में जाकर के अपने आंसर्स को लिखिएगा। आप कमेंट के द्वारा जो है अपने आंसर को लिखिए और उसका जो है जवाब दिया जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कोई सुझाव है, यदि आपका कोई समस्या है, कोई सुझाव है या कुछ आप कहना चाह रहे हैं, कुछ व्यक्त करना चाह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट में जाकर कमेंट के द्वारा आप अपनी समस्या को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को व्यक्त कर सकते हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझाव का यहाँ पे वेलकम है, आपके सुझाव का स्वागत है। आपकी कोई समस्या है, क्वेरी है तो उसका भी समाधान किया जाएगा, आपका रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज समय से और आसानी से उपलब्ध हो जाएं और आपका अध्ययन कार्य एकदम अच्छे से चलता रहे, उसमें आपके अध्ययन में, स्टडी में किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट ना आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।